कृष्ण मंदिर में शाम की आरती चल रही थी। एक लड़की भागती हुई सीधी भीड़ में घुसते हुए पंडित जी के पास चली आ रही थी। उसके चेहरे पर भोलेपन के साथ उसकी खूबसूरती भी झलक रही थी। इस बात से पंडित जी के साथ साथ वहां मौजूद किसी भी सदस्य को ये देखकर हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लड़की ऐसा अक्सर करती थी। अरे बेटा सुप्रिया, आ गई तुम। हमें तो लगा आज तो पक्का देर ही हो जाएगी तुम्हें, पंडित जी ने कहा। तो वहां के सभी लोग मुस्कुराने लगे। ऐसे कैसे पंडित जी? एक कृष्ण जी तो हैं जो मेरे परिवार, दोस्त, मेरे सभी कुछ हैं। इनके सिवाय मेरा है ही कौन इस दुनिया में? इसीलिए तो मैं हमेशा ही अपने कृष्ण जी की पहली आरती लेने आती हूँ। उस लड़की यानी कि सुप्रिया ने नजरे आरती पर करते हुए कहा, बेटा ये प्रभु हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। और तुमने तो इन्हें सब कुछ मान लिया है, तो भला ये तुम्हें जिंदगी में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? देखना, ये तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे किसी शख्स को जरूर भेजेंगे जो तुम्हारे लिए बना होगा। पंडित जी ने सुप्रिया के माथे पर टीका करते हुए कहा, क्या पंडित जी, आप भी चाची जी की बात सुनने लगे क्या? मैं अकेले ही ठीक हूँ, और वैसे भी कृष्ण जी तो हैं ही मेरे पास। सुप्रिया ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, हमने खुद ही तुम्हारी कुंडली उस लड़के से मिलाई है। सब गुण एकदम सही तरीके से मिल रहे हैं। तुम्हारा शादीशुदा जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। पंडित जी ने सुप्रिया के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा। ये सुनकर सुप्रिया परेशान हो गई। उसने तुरंत ही उन्हें देखते हुए पूछा, इसका मतलब चाची जी मेरे लिए एक और रिश्ता ले आई? ओह नो, अब इस बार कैसे बचूं? हाँ अमृता जी, कल ही तो मंदिर आई थी तुम्हारी कुंडली लेकर। पंडित जी के कहते ही सुप्रिया भागते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी। इससे पहले कि चाची जी मेरी शादी तय कर दें, मुझे उन्हें रोकना होगा। सुप्रिया तेज कदमों से भागते हुए सीधे अपने घर ही आ रही थी कि तभी उसे उसकी चचेरी बहन स्मिता का कॉल आया। उसने जल्दी से फोन उठाया। स्मिता, कहाँ है तू सुप्रिया? माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। सुप्रिया, मुझे पता है चाची जी क्यों ढूंढ रही हैं मुझे। स्मिता, हाँ वो एक और लड़का देखा है उन्होंने। असल में इस बार मैंने देखा है, आज उन्हें बुलाया भी है तुझे दिखाने। सुप्रिया, क्या अभी वो लोग घर पहुंचने वाले हैं? दीदी सॉरी, पर मैं घर नहीं आ रही हूँ। इससे पहले कि स्मिता कुछ कहती, सुप्रिया कॉल डिस्कनेक्ट करके स्टेशन की तरफ से होते हुए निकलने लगी। लेकिन ना चाहते हुए भी सुप्रिया कहीं और ना जा सकी। परिवार की इज्जत के लिए वो इंदौर की गलियों से गुजरते हुए सुप्रिया अपने घर पहुंची। उसने झांक कर देखा, लड़के वाले आ चुके थे। वो पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर आई। वो अभी घुस ही रही थी कि सामने अमृता जी यानी सुप्रिया की चाची खड़ी हुई थी। क्यों महारानी, गुलछर्रे उड़ाकर आ गई हो तो थोड़ा किचन में भी हाथ चला लो। अमृता जी ने बहुत कसकर सुप्रिया का हाथ दबाते हुए कहा, चाची जी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए ना, पास वाले मंदिर ही गई थी मैं। सुप्रिया ने आंखों में आंसू भरे हुए ही कहा, चुप कर बिल्कुल, मैंने कहा था ना तू इस घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती। वैसे ही तूने बहुत तंग कर लिया है मुझे। अब बस, मैं तेरी माँ या बाप नहीं हूँ जो तेरे नखरे उठाऊंगी। लड़के वाले आए हैं तो उनके लिए नाश्ता का इंतजाम कर। अमृता जी ने गुस्से से कहा, माँ की बात सुनी ना, चल जल्दी हाथ चला। अमृता जी की दूसरी बेटी नेत्रा ने कहा, जी चाची जी। सुप्रिया ने सिर हाँ में हिला दिया और किचन में जाने लगी कि तभी अमृता जी की बड़ी बेटी स्मिता वहां आ गई। रुको सुप्रिया, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। स्मिता जैसे ही कहती है, अमृता जी उसके पास आते हुए कहती हैं, एक बात बता स्मिता, तू मेरी ही बेटी है ना, तो फिर इस बिन माँ बाप की लड़की को हमेशा मुझसे ऊपर क्यों रखती है? तेरी शादी हो गई है ना, अपने घर में बिजी रहे। माँ शायद आप भूल रही हैं कि ये बिन माँ बाप की लड़की हमारी ही घर की बेटी है। अनुराग चाचा जी और बरखा चाची जी की बेटी है ये। आप सब क्यों सताते हैं इस मासूम को? स्मिता सुप्रिया के बचाव में बोलने लगी तो अमृता जी गुस्से से लाल हो गईं। छोड़िए ना दीदी, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब नाश्ता बना लूंगी, आप सब गुस्सा मत करिए। सुप्रिया कहते हुए जल्दी से किचन में चली गई। अमृता जी नेत्रा को लेकर बाहर आ गईं। एक तरफ सोफे पर अमृता जी के पति रघुवेंद्र और दामाद सुरेश जी बैठे हुए थे, दूसरी तरफ लड़के वाले बैठे हुए थे। अमृता जी भी वहीं सबके बीच बैठकर बात को आगे बढ़ाने लगी। किचन में सुप्रिया जल्दी जल्दी समोसे, पकौड़े, बेसन का हलवा बना के तैयार कर चुकी थी। जैसे ही वो चाय चढ़ाने जा रही थी कि तभी स्मिता अंदर आते हुए उसके हाथ से चाय का पैन छीनते हुए बोली, तू जा, तैयार हो जा, मैं चाय बना देती हूँ। सुप्रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो स्मिता के गले लगकर रोने लग गई। वो रोते हुए ही उससे कहे जा रही थी,
दीदी मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज कैसे भी करके मुझे बाहर जाने से रोक लो। स्मिता ने प्यार से उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि माँ ने जब भी तेरे लिए रिश्ता लाया है वो लड़का या तो उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़ा था या तो डिवोर्सी था, और इसीलिए मैंने खुद इन जैसे घटिया रिश्तों से तुझे बचाया है, भले ही मुझे माँ से झगड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन आज जो रिश्ता आया है ना, वो तेरे जीजा जी और मैंने खुद देख परख कर लाया है। लड़का अच्छा है, एक बार देख ले, फोर्स नहीं कर रही हूँ। आपकी बात का हमेशा मान रखती हूँ दीदी, क्योंकि एक आप ही हैं इस घर में जो मेरे बारे में सोचती हैं। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। सुप्रिया वहां से अपने कमरे में आ गई। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी और शीशे के सामने आ गई। स्मिता ने उसे अपनी साड़ी तो दे दी थी, लेकिन उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। न हाथों में पहनने के लिए कांच की चूड़ियां, न ही मेकअप करने के लिए मेकअप किट। जब कभी उसका दुकान से दिवाली पर कपड़े या रंग बिरंगी आर्टिफिशियल झुमके भी खरीदने का मन करता तो उसकी चाची उसे कभी खरीदने नहीं देती। 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई, ये कहकर कि उसको आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? नेत्रा दरवाजा खोलते हुए अंदर आई। हाँ, हो गई हूँ, सुप्रिया को देखते हुए कहा। हाँ तो मेरा मुंह क्या देख रही हो, चाय नाश्ता लेकर नीचे आओ। और हाँ, ये साड़ी का पल्लू अपने सर पर रख के ही आना। नेत्रा उसे कहते हुए वहां से चली गई। नेत्रा के जाते ही वहां स्मिता आ गई। उसने जल्दी से सुप्रिया के हाथों में लाल चूड़ियां पहना दी और कानों में अपने सोने के झुमके। दीदी ये सब मत करिए, नहीं तो चाची जी को लगेगा कि मेरी नजर आपके सोने के झुमके पर है, वो डांटेंगे मुझे। सुप्रिया ने डरते हुए कहा, तो क्या ऐसे सूने कानों और सूने हाथों के साथ जाएगी लड़के वालों के सामने? और ये क्या, माथे पर बिंदी क्यों नहीं है? कहते हुए स्मिता ने सुप्रिया के माथे पर बिंदी लगाया। सुप्रिया जल्दी से किचन में आई और स्मिता के साथ नाश्ते का प्लेट लेते हुए चाय के साथ नीचे सबके बीच में आ गई। सुप्रिया ने सबको चाय पकड़ाया और बीच में बैठ गई। वाह, सादगी और सुंदरता दोनों ही हैं तुम में बेटा। लड़के की मां नेहा जी ने चाय पीते हुए कहा। हाँ बेटा, तुमने ये पकौड़े और समोसे भी बहुत अच्छे बनाए हैं। लड़के के पिता धर्मेंद्र जी ने हंसते हुए कहा। जी, सब कामों में संपन्न है हमारी सुप्रिया। ये जो सामने पेंटिंग देख रहे हैं, ये इसी ने बनाया है। स्मिता ने सुप्रिया की बड़ाई करते हुए कहा। हाँ, बहुत ही ज्यादा समझदार है हमारी सुप्रिया बेटी। अब इसके माता पिता तो हैं नहीं, तो हमने ही इसे पाला और पढ़ाया लिखाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं हमने इसे। अमृता जी ने पूरी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। ये सब सुन के सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन कर रहा था कि सबके सामने खुलकर बोले कि उसके चाचा जी और चाची जी उसकी शादी करवा कर उससे अपनी जिंदगी से निकालना और अलग करना चाहते हैं। स्मिता ने लड़के की तरफ देखा। लड़का बहुत ही हैंडसम था, जिसका नाम था समीर मल्होत्रा। नेहा जी ने भी अपने बेटे समीर की बड़ाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि समीर बहुत ही होनहार है और उसने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स भी खत्म कर लिया है और उसने अपने लिए दिल्ली में एक फ्लैट भी बुक करवा लिया है। मुझे लगता है सुप्रिया और समीर को थोड़ा अलग से बात करने के लिए छोड़ देना सही रहेगा। सुरेश जी ने स्मिता के इशारे पर कहा तो समीर के भी माता पिता ने हाँ में सिर हिला दिया। स्मिता समीर और सुप्रिया को घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में छोड़ आई। आसपास कोई नहीं था और दोनों ही अकेले में बैठे हुए थे। वैसे आप खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, क्या आपको कुकिंग का शुरू से ही शौक था या बाद में हुआ? समीर ने ही पहले पहल की। सुप्रिया ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुप होकर साड़ी के पल्लू से ढके सिर झुकाए बैठी रही। समीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने सुप्रिया को देखा, उसकी नजरें नीचे थीं। देखिए, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मुझे लगता है हम एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन समझेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं मुझसे। समीर के इस बार कहने पर भी सुप्रिया कुछ नहीं बोली। समीर ने इस बार थोड़ा और आहिस्ते से पूछा, आपको शादी करने के लिए फोर्स तो नहीं किया जा रहा है? इस बार सुप्रिया ने ना में सिर हिला दिया। असल में सुप्रिया ने झूठ कहा चाचा चाची के लिए। समीर को आगे कुछ भी बात करना बेहतर नहीं लगा। जितनी बात करनी थी उसे कोशिश करनी थी वो कर चुका था और उसे ये भी पता लग गया था कि उसके किसी भी सवाल का जवाब देने में सुप्रिया इंटरेस्टेड नहीं थी। दोनों गेस्ट रूम में आ गए। जैसे ही समीर नेहा जी के बगल में आकर बैठा तो वो तुरंत ही पूछ पड़ी, कैसी लगी लड़की?
हम कॉल करके अपना जवाब बता देंगे। और अब बहुत देर भी हो गई है, तो मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए माँ, समीर ने बहुत ही धीरे से कहा। अच्छा ठीक है, जोर मत डालो, हम घर पर चल के बात करते हैं, धर्मेंद्र जी ने कहा। धर्मेंद्र सबसे थोड़ा बात करके फिर चलने के लिए उठ खड़े हुए। सुप्रिया ने धर्मेंद्र जी और नेहा जी का झुककर आशीर्वाद लिया और एक कोने में खड़ी हो गई। समीर अपनी कार के पास आया और अंदर बैठ गया। नेहा जी और धर्मेंद्र जी भी आकर बैठ गए। प्रॉब्लम क्या है समीर? कितनी सुशील और सुंदर लड़की है, शर्म तहजीब सब तो है इसमें। और तो और, जब तक हम वहाँ थे उसने नजरें ऊंची करके जवाब भी नहीं दिया हमें, बहुत ही तहजीब से सर झुकाए ही रही। नेहा जी ने कहा तो समीर को गुस्सा आ गया। माँ, यही तो नहीं चाहिए मुझे। मुझे एक बिना बोलने वाली गुड़िया से शादी नहीं करनी है, जो एक कोने में पड़ी रहे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में फिट ना बैठ पाए। एक्चुअली मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ, आप दोनों के दबाव देने पर मैं यहाँ आ गया। समीर ने झुंझलाकर कहा, बेटा हमारी जान पहचान के लोग हैं और लड़की थोड़ा कम बोलती है पर संस्कारों वाली है। धर्मेंद्र जी ने कहा, पर मुझे इतने संस्कारों वाली लड़की से भी शादी नहीं करनी है, जो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को ही ना रख पाए। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, समीर ने कहा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। स्मिता और सुरेश को छोड़कर सब सुप्रिया को ही घूर रहे थे। सुप्रिया सहमी हुई एक कोने में खड़ी हुई थी। कहा था ना स्मिता, मैंने इतना अच्छा रिश्ता लाने की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया, लड़के ने कुछ नहीं कहा। अरे ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो अनाथ है? इसकी तो किस्मत ही फूटी हुई है। थोड़े दिनों में आ जाएगा जवाब कि नापसंद है ये उन्हें। अमृता जी ने चिल्लाते हुए कहा, जो पिछला रिश्ता आया था उसी से शादी करवा दो इसकी। उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, सिर्फ 51 साल का ही तो है। रघुवेंद्र जी ने कहा, चाचा जी चाची जी सॉरी, पर मुझसे अभी शादी नहीं हो पाएगी। मैं आगे कॉलेज जाना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। सुप्रिया ने रोते हुए कहा, और खर्चा कौन उठाएगा? तेरा बाप, जो इस दुनिया में ही नहीं है। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चल भाग अंदर। अमृता जी के कहते ही सुप्रिया रोते हुए रूम में चली गई। मम्मी पापा, क्या हो गया है आपको? क्या आप नेत्रा की शादी उस 51 साल के लड़के से करवा देंगे? नहीं ना, तो फिर सुप्रिया की क्यों? और सुप्रिया लड़के की माँ को बहुत पसंद आई है, थोड़ा इंतजार तो करिए उनका जवाब आने का। स्मिता ने समझाते हुए कहा, हमें किसी का इंतजार नहीं करना है, इससे पहले कि हमारी जान पर बना है। जल्दी से इसकी शादी करके निकालना है हमें इस घर से इसे। चलो अब तुम भी घर जाओ, बहुत लेट हो जाएगा। माफ करिएगा दामाद जी, ये सब तमाशा देखना पड़ा आपको, अमृता कहते हुए सबके साथ अंदर चली गई। सुरेश और स्मिता बाहर आकर अपनी कार में बैठ गए। दोनों ही बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रिया की शादी वो उस 51 साल के आदमी से करने के लिए कैसे रोके। सुरेश स्मिता की तरफ देखते हुए कहने लगे, सुप्रिया भी एक मासूम बच्ची है, उसको तुम्हारे घर वाले इतना नेगलेक्ट क्यों करते हैं? आखिर बिगाड़ा क्या है उसने इनका? हमारी शादी के टाइम पर मैं मिला हूँ सुप्रिया के माता पिता से, बहुत अच्छे लोग थे वो। सुरेश, माँ और पापा के अंदर लालच आ गया है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये सुप्रिया के नाम से है। चाचा जी ने जाते जाते ये घर उसके नाम इसलिए किया ताकि उसके सिर पर छत रह सके। माँ सुप्रिया की शादी करवा कर उसे इसलिए ही भेजना चाहती है ताकि ये घर उनका हो जाए, साथ ही पूरी प्रॉपर्टी भी। पर मेरे अंदर शुरू से ही ऐसी मनसा नहीं रही, क्योंकि सुप्रिया के पिता यानी अनुराग चाचा जी ने मुझे अपने पास रखकर पढ़ाया था, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो कितने ज़्यादा अच्छे थे। माँ के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकती, लेकिन सुप्रिया को तो बचा सकती हूँ ना। स्मिता ने पूरी बात बताते हुए कहा, मैं सब समझ गया स्मिता, और सुप्रिया की जिंदगी को संवारने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुरेश ने स्मिता का हाथ थामते हुए कहा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उसकी शादी अच्छे घर में होगी, जैसे कि समीर का घर है। वो खुद इतना क्वालिफाइड है, वो कभी भी सुप्रिया को आगे पढ़ने के लिए नहीं रोकेगा। सुप्रिया खुश रहेगी उसके साथ, स्मिता ने कहा। मगर वो भी आज के जमाने का लड़का है। वैसे भी तुम तो जानती हो, सुप्रिया ने समीर से नजरें मिला के बात भी नहीं की है। कहीं वो ये ना समझे कि सुप्रिया खुले विचारों वाली लड़की नहीं है, तो फिर वो तो इस रिश्ते से पीछे हट जाएगा। सुरेश ने परेशान होते हुए कहा, सुप्रिया बहुत टैलेंटेड है सुरेश, मैंने खुद देखा है। हर फील्ड में आगे रहती थी वो, स्कूल में
डरी सहमी तो माँ पापा के डर ने बना दिया है उसे। स्मिता कार का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बोली, हम ये भी सही कह रही हो। चलो मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सुप्रिया और समीर को दोबारा मिलवा सकते हैं। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और हाँ, टाइम कम है, इससे पहले समीर की ना हो जाए और सुप्रिया की शादी तय हो जाए, उससे पहले ही हमें सब ठीक करना होगा। सुप्रिया के साथ तो हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ गॉड सुरेश, थैंक यू सो मच। स्मिता सुरेश के गले से लगते हुए बोली। सुबह का समय था और राघवेंद्र जी अखबार पढ़ने में बिजी थे। नेत्रा सोफे पर बैठे हुए अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी और अमृता जी अपनी चाय का आनंद ले रही थी। दूसरी तरफ बेचारी सुप्रिया तपती गर्मी में किचन में खड़े हुए सबके लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी। पता है ना, आज छोले भटूरे खाने का मन है सबका, तो वही बनाना और अच्छा बनाना। अमृता जी ने हॉल से ही सुप्रिया पर हुक्म चलाते हुए कहा। जी चाची जी, वही बना रही हूँ, बस थोड़ी देर में बन जाएगा। सुप्रिया कह ही रही थी कि अचानक ही गरम कढ़ाई से उसका हाथ जल गया। सुप्रिया जोर जोर से रोने लगी और भागते हुए नल के नीचे अपना पानी में हाथ डाल दिया। ओफो, क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रही हो? नेत्रा नेल पॉलिश सुखाते हुए ही बोली। वो मेरा हाथ जल गया है, सुप्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ये ड्रामा ना अपने ससुराल में करना, आधे घंटे में नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए, समझी कि नहीं? अमृता जी ने डांटते हुए कहा। सुप्रिया की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ तो उसके शरीर पर एक घाव आ जाने पर उसे सीने से लगा लेती थी, पूरा दिन सिर्फ उसकी देखभाल में लगी रहती थी। पर आज की सच्चाई तो ये थी कि उसके साथ कोई भी नहीं था जो उसकी परवाह या देखभाल करे। करीबन आधे घंटे के बाद सुप्रिया ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। उसी वक्त स्मिता भी वहां पहुंच गई। सुप्रिया जब उसके लिए भी प्लेट में नाश्ता लगा रही थी, तभी स्मिता ने उसके हाथ पर जले का निशान देख लिया। ये कैसे जल गया? ध्यान कहाँ रहता है तेरा सुप्रिया? और नेत्रा, तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि किचन में मदद कर दें सुप्रिया की? छोटी है ना वो तुमसे, स्मिता ने डांटते हुए कहा। आप मेरी बहन होकर मुझे ही डांट रही हो? ये सुप्रिया आपकी चचेरी बहन है, सगी नहीं, नेत्रा ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। स्मिता सही तो कह रही है नेत्रा, और तू ना सिर्फ अपने ससुराल पर ध्यान दे, यहाँ पर संभालने के लिए हूँ मैं। अमृता जी ने गुस्से से सुप्रिया की तरफ देखते हुए कहा। क्यों महारानी, ठंडक मिल गई कलेजे को? सुबह सुबह सबको लड़वा कर बदला लेना तो कोई तुमसे सीखे, नेत्रा ने सुप्रिया को घूरते हुए कहा। पापा, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? स्मिता ने राघवेंद्र जी को देखते हुए कहा। बेटा, तेरी माँ ही इस घर को चला रही है, कभी कभी सुप्रिया को डांट दिया तो क्या गलत किया? गलती करने पर बड़ों का समझाना काम होता है, राघवेंद्र जी ने बेफिक्री से खाते हुए कहा। स्मिता को उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चम्मच पटकते हुए रूम के अंदर चली गई। सुप्रिया भी उसकी नाश्ते की प्लेट लेते हुए उसके पीछे चली गई। सुप्रिया, दीदी ये क्या है? मेरे लिए आप चाची जी और नेत्रा से क्यों झगड़ती हो? मुझे आदत है, मैं बुरा नहीं मानती उनकी बातों का, वैसे भी वो अपने ही तो हैं, सुप्रिया ने प्यार से कहा। सुप्रिया, वो अपने हैं तो तेरे साथ अपनापन क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों तुझे इस तरह कोसते रहते हैं, दर्द देते हैं? मैं यहाँ आकर तुझे ना देखूं ना तो पता नहीं ये सब तेरे साथ क्या करेंगे। कहने को तो ये मेरा परिवार है, लेकिन पता नहीं इनकी इंसानियत कहाँ चली गई है। स्मिता ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी सगी बहन ना होने पर भी मुझे इतना मानती हो, यही मेरे लिए बहुत है। सुप्रिया ने नाश्ते की प्लेट आगे करते हुए कहा। दिल से मानती हूँ, तुझे पता है सब खिलाफ थे सुरेश और मेरी लव मैरिज के। तुम्हारे पापा और मम्मी ने मेरी और सुरेश की शादी करवाई, साथ दिया हमारा, सबको मनाया, और इसी का अंजाम कि मैं खुश हूँ, उनका एहसान मैं कभी उतार नहीं पाऊंगी। जब मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरूंगी, और ये तो मैं करके ही रहूंगी। सामान बांधो अपना, स्मिता ने अलमीरा से बैग निकालते हुए कहा। ये क्या कर रही हो दीदी? सुप्रिया ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हें कुछ दिनों के लिए एक वेकेशन पर जाना चाहिए, तुम्हारी वो फ्रेंड है ना देहरादून में, वहीं चली जाओ और एक हफ्ता घूम आओ। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना स्कूल में, कल ही बात हुई मेरी उससे, उसकी शादी हो रही है। स्मिता ने उसका सामान पैक करते हुए कहा। दीदी, मैं पापा और माँ के जाने के बाद आज तक घर से अकेले कहीं नहीं गई हूँ, और चाची जी
पास वाले मंदिर में भी कई बार कहने पर जाने देती हैं। कहने को तो मैं इंदौर में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के रास्ते आज तक याद नहीं हुए, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही कहाँ है। मुझे कोई इतनी दूर जाने नहीं देगा। सुप्रिया ने स्मिता को रोकते हुए कहा, यही तो ये लोग चाहते हैं, तुझे इस घर में कैद करना और शादी करके किसी ऐसे घर में डालना जहाँ तू यहाँ की तरह ही कैद रहे। मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी उस 51 साल के आदमी से हो, इसीलिए जो कह रही हूँ वैसा कर। प्लीज मान जा मेरी बात, मैं सब संभाल लूंगी। स्मिता ने कहा। तो सुप्रिया को बात की गंभीरता समझ में आई। स्मिता रूम से बाहर निकली और सुप्रिया के साथ जाने लगी कि तभी अमृता जी ने उसे रोकते हुए कहा, ये कहाँ लेकर जा रही है इसे? स्मिता ने बैग साइड में रखा और सुप्रिया की तरफ एक नज़र डालते हुए कहा, सुप्रिया 1 हफ्ते के लिए अपनी एक दोस्त की शादी में उसके फंक्शन अटेंड करने जा रही है। क्या? ऐसे कैसे भला? मेरे कॉलेज के असाइनमेंट होमवर्क कौन करेगा? नेत्रा कहते हुए चिंता के मारे सोच के ही परेशान हो गई। और खाना कौन बनाएगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अमृता जी ने कहा। तो स्मिता को हंसी आ गई। स्मिता अमृता जी के पास आई और फुसफुसाते हुए अमृता जी के कानों में बोली, देखो माँ, अगले 2 दिनों में वकील आने वाले हैं, जो कि सुप्रिया के पापा के अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने ही वसीयत भी बनाई है। अगर उन्होंने सुप्रिया के हाथों पर चाय या उसके पैरों के चोट के निशान देखे तो वो समझ जाएंगे कि आप सब उसे टॉर्चर करते हैं, तो सारी प्रॉपर्टी और ये घर सब छिन जाएगा आपसे। तो सोच लीजिए। स्मिता ने ये कहकर अमृता जी को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। नहीं, कह तो सही रही है, वो भी पहली बार। ठीक है, तुम जाओ सुप्रिया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद तुम्हें वापस आना होगा, अमृता जी ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा। चल सुप्रिया, काम बन गया, स्मिता हंसते हुए बोली। तो सुप्रिया भी मुस्कुरा दी। स्मिता सुप्रिया को अपने साथ घर ले आई थी। संडे था, इसलिए सुरेश जी भी घर पर ही मौजूद थे। स्मिता ने सुप्रिया को अपने रूम में जाने को कहा और सुरेश के साथ बालकनी में आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने उसे यहाँ लाकर। अब कल सुबह की ट्रेन से सुप्रिया देहरादून चली जाएगी और उस 51 साल के आदमी से शादी वाली बात टल जाएगी। सुरेश ने चेयर पर बैठते हुए कहा, फिलहाल के लिए ना, बाद का क्या? और सुप्रिया कई सालों से अकेले नहीं गई है, मैं कैसे उसे अकेले सफर करने दूं? स्मिता ने परेशान होते हुए कहा। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम बस इतना बताओ कि तुमने सुप्रिया की वो दोस्त नंदिनी से बात कर ली है ना? सुरेश जी ने पूछा। हाँ कर ली है, उसने कहा है वो रिसीव कर लेगी उसे स्टेशन से। पर ये तो बताओ वो समीर से कैसे मिलेगी? स्मिता ने बेचैन होते हुए पूछा। सुप्रिया की दोस्त नंदिनी का भाई, उसकी 2 बहनें भी उसकी शादी अटेंड करने देहरादून जा रहे हैं, और वो भी यहीं इंदौर में रहते हैं। और तो और नंदिनी का भाई विवान समीर का क्लासमेट है। दोनों ने साथ में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया है। विवान वहाँ समीर को भी अपने साथ लेकर जा रहा है। मैंने उससे बात की थी तो बातों बातों में पता चला, मैंने भी उसे कह दिया कि सुप्रिया भी आ रही है, तो वो और खुश हो गया और बन गया ना हमारा काम। सुरेश ने पूरी बात समझाते हुए कहा। ओ माय गॉड, तुम तो बहुत चालाक निकले। वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन तुमने निकाली कब? स्मिता ने चौंकते हुए पूछा। अरे सुप्रिया के रिश्ते के लिए जब मैं समीर के परिवार वालों से बात करने गया था, तब मेरी मुलाकात वहाँ विवान से भी हुई थी। उसी ने मुझे बताया कि वो सुप्रिया को जानता है। सुप्रिया उसी के स्कूल में पढ़ी हुई है, और तुमने जब नंदिनी की बात की तो मैं समझ गया कि विवान का लिंक तो उससे होगा ही। बस मैंने फायदा उठाया और ये प्लान बना लिया। सुरेश ने फिर से पूरी बात समझाते हुए कहा। हम समझ गई, बस अब समीर और सुप्रिया की मुलाकात हो और वो एक दूसरे को समझ पाएं। स्मिता सुरेश के बगल में बैठते हुए बोली, देखो हम उन दोनों में जान पहचान बढ़वा सकते हैं, लेकिन शादी करने का डिसीजन तो उनका ही होगा, क्योंकि इस चीज के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। सुरेश ने कहा। तो स्मिता मन ही मन बोली, काश समीर सुप्रिया को समझे और शादी करने के लिए मान जाए। शाम का वक्त था। स्मिता ने सुप्रिया के नए कपड़े लाए हुए थे। सुरेश ने सुप्रिया को समझाते हुए बताया कि वो इस सफर पर अकेली नहीं है, बल्कि विवान जो उसी के स्कूल में पढ़ा है, वो भी अपनी बहन के साथ जा रहा है। सुप्रिया को अभी भी काफी डर लग रहा था। अमृता जी के यहाँ रहने की वजह से वो बाहरी दुनिया से बहुत ही ज्यादा दूर हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह स्मिता ने सुप्रिया को बहुत ही अच्छे से तैयार किया। सुप्रिया को अभी भी डर लग रहा था, आखिर ये उसका पहला सफर होने वाला था।
सुरेश और स्मिता उसे स्टेशन छोड़ने आए हुए थे। सुप्रिया, बिल्कुल भी डरो मत, तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो और विवान और उसकी बहनें बस पहुंचते ही होंगे। और ये लो नया मोबाइल, इसमें मेरा और स्मिता का नंबर सेट है। हैप्पी जर्नी। सुरेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच दीदी जीजू, आप दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पर मैं अभी भी कह रही हूँ, इतनी दूर जाना जरूरी है क्या? सुप्रिया फिर से घबराते हुए बोली, ओफो, तू इतना मत सोच। आज की डेट में तुझे इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और वहाँ तेरी दोस्त है नंदिनी, वो तेरा ख्याल रखेगी। और मोबाइल है ही, हमें कॉल करती रहना। चल अब खुशी खुशी ट्रेन के अंदर चल, स्मिता ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। सुप्रिया ट्रेन के अंदर चढ़ गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। ट्रेन निकलने में ज्यादा टाइम नहीं था। अब सुप्रिया के साथ साथ स्मिता को भी टेंशन होने लग गई थी। कहाँ है विवान? तुम तो कह रहे थे वो समय से पहले ही आ जाएगा। स्मिता एंट्रेंस गेट पर देखते हुए बोली, अरे कॉल कर दिया है, आ ही रहा होगा। सुरेश ने एक और फोन मिलाते हुए कहा। सामने से विवान और उसकी बहनें समीर भागते हुए स्टेशन के गेट के अंदर आ रहे थे। वो जल्दी जल्दी ट्रेन के पास पहुंचे। सुरेश और स्मिता जल्दी से फूड स्टॉल के पीछे जाकर छुप गए। विवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समीर, तुझे मनाने के चक्कर में अभी ट्रेन छूट जाती हमारी, तू मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहा है। समीर ने थोड़ा गुस्से से कहा, समीर, अभी 1 महीने के बाद दिल्ली जॉब करने जाना है ना हमें, फिर ऐसे घूमने फिरने का कितने दिन के बाद मौका मिलेगा, किसी को पता है क्या? और यहाँ रहेगा तो आंटी जी तेरी शादी के पीछे पड़ी रहेंगी। इससे बचने का यही एक रास्ता है। विवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब बातें हो गई हों तो अंदर चलें। विवान की बहन मीनू ने कहा, तुम सब चलो, मैं कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ, विवान ने कहा और फूड स्टॉल के पास आ गया। सामने सुरेश और स्मिता खड़े हुए थे। सुरेश ने विवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू हमारे कहने पर ये ट्रिप प्लान करने के लिए। बस तुम सुप्रिया का ध्यान रखना। कैसी बात कर रहे हैं भैया, वो सेफ रहेगी और इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। इनफैक्ट मेरे साथ मेरी बहनें भी तो हैं, मीनू और सोनू, उनके साथ उसका मन लग जाएगा। विवान मुस्कुराते हुए बोला और ट्रेन में चला गया। विवान को आपने समीर और सुप्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया है? स्मिता ने पूछा तो सुरेश ने सिरना में हिला दिया। विवान को नहीं पता कि समीर के लिए सुप्रिया का रिश्ता आया था। खैर छोड़ो ये सब, सुप्रिया का सफर शुरू होने वाला है, अब हमें भी चलना चाहिए। कहते हुए सुरेश स्मिता के साथ वहां से चले गए। समीर जैसे ही अपनी सीट पर पहुंचा, जो सामने सुप्रिया को बैठे देखकर चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था सुप्रिया यहाँ क्या कर रही है। सुप्रिया ने भी एकदम से समीर को देखा तो वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। तुम? समीर तेज आवाज में कह पड़ा। अरे भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? ये सुप्रिया है, मेरे स्कूल में थी। और सुप्रिया ये मेरा दोस्त है समीर। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? विवान ने पूछा तो सुप्रिया ने सिर नीचे कर लिया। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इसे, समीर ने जैसे ही कहा सुप्रिया की नज़र उस पर ठहर गई। सुप्रिया समझ गई कि पहली मुलाकात में उसने जिस तरीके से समीर के घर वालों पर कुछ नहीं रिएक्ट किया था, ये उसी का रिएक्शन है। अच्छा छोड़ो ये सब। सुप्रिया, मैं तो तुम्हें याद हूँ ना, 2 साल सीनियर था। एनुअल फंक्शन में एक साथ पार्टिसिपेट किया था हमने, विवान ने कहा तो सुप्रिया को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। जी, द एम्बरल्ड हेड्स इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे आपसे मिली थी मैं, सुप्रिया ने कहा तो समीर उसे ध्यान से देखने लगा। उसने उसकी आवाज़ अब जाकर पहली बार सुनी थी। वाओ भाई, इनको तो याद है। मैं मीनू। मीनू ने सुप्रिया से हाथ मिलाया और बगल से सोनू ने भी। सब अपनी सीट पर बैठ गए। समीर साइड लोअर वर्थ पर ठीक सुप्रिया के सामने बैठ गया। सुप्रिया अपना पर्स लिए हुए खामोश होकर सिर्फ बाहर की ओर देखे चली जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो समीर को फेस कैसे करे। दूसरी तरफ समीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुप्रिया के सामने से कैसे हटे। उसने मन बना लिया था कि वो उसे शादी नहीं करेगा। ट्रेन स्टेशन से चल चुकी थी। समीर और सुप्रिया एक दूसरे की वजह से काफी अनकंफर्टेबल हो रहे थे। सुप्रिया मन ही मन सोचने लगी कि वो पूरा सफर समीर के साथ कैसे करेगी। वो ये भी समझ रही थी कि समीर उसे कुछ खास पसंद नहीं करता और इसीलिए उसने विवान के सामने झूठ बोल दिया कि वो उसे नहीं जानता है। सुप्रिया उठी और ट्रेन के दरवाजे के पास आकर स्मिता को कॉल लगाया। स्मिता, हाँ सुप्रिया, कहाँ तक पहुंची? सुप्रिया, वो सब छोड़ो दीदी और ये बता
बताइए, यहाँ समीर क्या कर रहे हैं? स्मिता, अरे मुझे कैसे पता होगा? हाँ, बस इतना पता है कि वो विवान का क्लासमेट था कॉलेज में। सुप्रिया, दीदी वो भी इस ट्रिप पर है। बहुत अनईजी हो रहा है मेरे लिए। स्मिता, इतना क्या घबराना, तेरे रिश्ते की बात चली है उससे, हो सकता है तू उसे पसंद आ जाए और वो हाँ कह दे। सुप्रिया, दीदी प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपके फैसले के अगेंस्ट हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है मेरे बीते हुए कल का, जानती तो हो आप, इसीलिए मेरी शादी चाची जी उस 51 साल के आदमी से करवाना चाहती हैं। स्मिता, धीरे बोल बच्चा, और कब तक उन सब चीजों के लिए अपना आज खराब करेगी? सुप्रिया, सच तो यही है ना, शायद इसीलिए सब मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। आप भी। स्मिता, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुप्रिया, मैं तेरी शादी इसलिए करना चाहती हूँ कि तू उन लोगों के चुंगल से निकल सके, एक ऐसी जीवन साथी का हाथ थामे जो तेरी सोच को, जो तेरे सपने को समझने की समझ रखता हो, बस। सुप्रिया, दीदी मैं शादी नहीं कर सकती, शायद किसी से भी नहीं। सुप्रिया के आंसू छलक आए। स्मिता ने बात को संभालते हुए कहा, स्मिता ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, पर जिनके बीच हैं उनके साथ एंजॉय कर, इस सफर को सिर्फ अपने लिए जी और किसी के लिए नहीं। कल बात करते हैं। सुप्रिया वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। समीर ने सुप्रिया की तरफ देखा और बस कुछ क्लियर करने का सोच लिया, ताकि सुप्रिया को ये भ्रम ना हो कि वो उससे शादी करना चाहता है, जबकि था तो कुछ और ही। समीर एक नजर बगल में देखा। विवान और मीनू सोनू अंताक्षरी खेलने में बिजी थे। उसने मौका देखकर बात शुरू किया, सुप्रिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए, सुप्रिया ने बहुत ही आहिस्ता से कहा। देखो, मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, तुम मेरे फ्रेंड सर्कल से फिट नहीं हो पाओगी, तुम शायद उतनी खुले विचारों वाली नहीं हो, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें वैसे ही संस्कार मिले होंगे। घर में खाना बनाना, घर की 4 दीवारों में रहना, मतलब ज्यादा कहीं बाहर नहीं आना जाना। मैं समझता हूँ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरे लेवल की हो, पूरी कॉन्फिडेंट टाइप, जो अपने विचारों को खुलकर कह सके, हाईली क्वालिफाइड हो। समीर के कहते ही सुप्रिया को उसकी बातें कहीं चुभ सी गईं। मुझ जैसी लड़की से आपका क्या मतलब है? पहले समाज में आप सब लड़कियों को सपने देखने से रोक देते हैं, उनके उड़ने से पहले ही उनके पंख काट देते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम लड़कियां कॉन्फिडेंट नहीं हैं। छोड़िए, बोलूंगी तो पता नहीं बात कहाँ चली जाएगी। मैं खुद आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती हूँ। इनफैक्ट मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। मैं अपने सपनों को खुद के दम पर पूरा करूंगी, पति के दम पर नहीं। सुना आपने? सुप्रिया ने समीर को डांटने के लहजे में कहा। समीर सुप्रिया को इतने गुस्से में और इतना कॉन्फिडेंटली बात करते देखकर बहुत हैरान हो रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही गुमसुम सी लड़की है जिससे वो उस दिन मिला हुआ था। सुप्रिया ने अपना पर्स लिया और साइड के ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गई। सुप्रिया अपनी पर्सनल डायरी निकालकर उसमें अपने दिल का दर्द लिखने लगी, जो वो किसी से बयान नहीं करती थी। सुप्रिया का मन कर रहा था कि चलती ट्रेन से कूद पड़े और सारे दर्द, सारे तानों से एक बार में ही आजादी पा ले। उसे पता था कि स्मिता ने उसे कुछ दिनों के लिए बचा लिया है, लेकिन कब तक? वापस आने के बाद उसकी चाची उसकी शादी अपने पसंद के चुने हुए 51 साल के आदमी से करा देंगी। उसका दर्द इतना ज्यादा था कि ना उससे कुछ कहा जा रहा था और ना कहते बन रहा था, इसलिए वो हमेशा अपनी तकलीफों को कागज के पन्नों में ही उतारना बेहतर समझती थी। सुबह से शाम हो चली थी। सुप्रिया के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मीनू, बिबान और सोनू के पूछने पर भी बहाना बनाते हुए सुप्रिया ने खाने से मना कर दिया, और समीर, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सुप्रिया से कुछ भी कह सके। इतने कड़क आवाज में सुनाया जो था सुप्रिया ने उसे। रात में ट्रेन के धकचोलों के बीच उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। समीर जैसे ही अपनी बर्थ पर सोने के लिए जा रहा था कि तभी सुप्रिया के हाथ से नींद में ही उसकी डायरी गिरकर समीर की सीट पर आ गिरी। समीर ने डायरी देखा और फिर एक नज़र सुप्रिया पर डाला। वो सो चुकी थी, और जैसे ही डायरी वापस उसके पास रखने वाला था कि डायरी के पन्नों के बीच से एक फोटो बाहर की तरफ झांक रहा था। उसने ध्यान से देखा। फोटो शिमला की थी। एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ शिमला के क्राइस्ट चर्च के सामने खड़ी थी। उसका आगे पढ़ने का मन तो नहीं था, क्योंकि किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गलत बात होती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और पहले पन्ने से ही पढ़ना शुरू किया।
सुप्रिया ने अपनी पूरी दास्तां लिखी हुई थी कि कैसे उसके माँ पापा के बाद वो अपने चाचा चाची जी के घर में कैदियों की तरह जी रही थी। 12वीं के बाद कॉलेज छुड़ा दिया गया, दोस्तों से मिलना बंद करवा दिया गया, घर से बाहर जाना बंद करवा दिया गया कि कैसे जबरन उसकी शादी एक 51 साल के इंसान से तय करवाने की प्लानिंग होने लगी। पढ़ते हुए समीर आखिरी पन्ने पर पहुंचा, जिसमें सुप्रिया ने हाल ही में कुछ देर पहले लिखा हुआ था, काश मुझे कोई समझने वाला होता जो मेरे अंतर्मन के जज्बातों को समझता, तो समझ पाता कि मैं जिंदगी को एक खुले आसमान के नीचे खुली सांस लेते हुए जीना चाहती हूँ। काश कोई होता जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर पाती, कि मैं भी उड़ना चाहती हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। काश कोई होता, काश कोई होता। समीर ने डायरी बंद कर दी। इतना सब पढ़ने के बाद सुप्रिया का दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर छलक आया। उसे अब समझ में आया कि उसकी जब रिश्ता दिखाने की बात चल रही थी तो सुप्रिया इतनी सहमी हुई क्यों थी। उसे अब समझ में आया कि उसने सुप्रिया को जो कहा उसे वो ताना मारने जैसा क्यों लगा। जिंदगी में कई लोग मिलते हैं जिनके चेहरे के हंसी के पीछे का दर्द कई कहानी बयां करता है, लेकिन सुप्रिया की कहानी इतनी दर्द भरी होगी ये समीर को अब पता चल रहा था। सोचते ही सोचते समीर को कब नींद आ गई उसे ध्यान ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी थी। ट्रेन के तेज ब्रेक से रुकने के कारण सुप्रिया की नींद एक झोंके में खुल गई। उसने देखा सुबह के 6 बज रहे थे। उसने बगल में देखा मीनू, सोनू और विवान सो रहे थे। पलटकर नीचे देखा तो सीट खाली थी। समीर अपनी जगह पर नहीं था। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए नीचे उतरी और वहीं खिड़की के पास बैठ गई। मौसम बारिश का हो आया था। सुबह की ठंडी हवा उसे अच्छी लग रही थी। गुड मॉर्निंग, ये लो गर्मा गर्म चाय, समीर ने कहते हुए कुल्हड़ वाली चाय सुप्रिया को पकड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। सुप्रिया ने समीर को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। सुप्रिया को भी इस वक्त चाय की सख्त जरूरत थी, लेकिन संकोच के मारे और पिछले दिन हुए बहस से वो शर्मिंदा थी। अरे टेंशन मत लो, मेरे पास भी है चाय, मैंने 2 कप लिया था। वैसे बेड टी तो लेती ही हो ना बिना ब्रश किए, क्योंकि मेरी तो आदत है, इसका एक अलग ही मजा है, समीर हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुप्रिया को भी मन ही मन हंसी आ गई, पर उसने सामने से दिखने नहीं दिया। उसने धीरे से चाय का कुल्हड़ वाला कप लेते हुए कहा, कल के लिए आई एम सॉरी, मुझे उस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नो यू डोंट हैव टू बी सॉरी, मैंने जिस तरह से अपनी बात रखी वो तरीका सही नहीं था। एक्चुअली मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। समीर कहते हुए रुक गया। मैं जानती हूँ और आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे जब कोई कंपेयर करता है ना दूसरों से तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मौका तो मिले। कहते हुए सुप्रिया भी रुक गई। भला वो अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में किसी को ऐसे कैसे बता सकती थी। समीर ने धीरे से अपने बैग में से सुप्रिया की डायरी निकाली और उसे देते हुए कहा, अपने सपनों को संभाल कर रखा करो। और हाँ, इसका कवर थोड़ा खराब हो गया था, मैंने ठीक कर दिया है। अपनी पर्सनल डायरी समीर के हाथ में देखकर सुप्रिया चौंक गई। घबराहट के मारे उसके हाथ से चाय छलक कर उसके सूट पर आ गिरा। आपने कुछ पढ़ा तो नहीं ना? उसने लड़खड़ाते हुए आवाज में पूछा। नहीं, वैसे भी तुम्हारी पर्सनल डायरी है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? समीर ने झूठ कह दिया, क्योंकि सच कहकर वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसने आगे कहा, वैसे अगर तुम कुछ शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो मुझसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम दोनों अजनबी ही हैं, सुप्रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, भले हमारी शुरुआत झगड़े से हुई है, लेकिन उसी की वजह से तो हम दोनों में बात शुरू हुई, समीर ने कहा। तो सुप्रिया पलटकर उसे देखने लगी। क्या हुआ? समीर ने फिर कहा। आपको पता है ना कि मुझे आपसे और ना आपको मुझसे शादी करनी है, तो फिर इतना जानने की क्यों कोशिश कर रहे हैं आप मेरे बारे में? सुप्रिया ने कहा। तो समीर मुस्कुराने लग गया। सफर लंबा है, टाइम पास करने के लिए दोस्ती तो कर ही सकते हैं। कुछ किस्से तुम बताना, कुछ किस्से मैं बताऊंगा, समीर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। सुप्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, दोस्ती करे या फिर ना। आजकल वो किसी पर आसानी से भरोसा भी नहीं कर पाती थी। सिर्फ दोस्ती मांगी है, तुम्हारी कोई कीमती चीज थोड़ी ही मांग ली जो इतना सोच रही हो।
समीर ने वैसे ही हाथ बढ़ाए हुए ही कहा। सुप्रिया ने इस बार समीर से हाथ मिला ही लिया। वैसे भी अब समीर उसके लिए उतना भी अनजान नहीं रह गया था। बातों का सिलसिला पहले समीर ने ही शुरू किया। मुझे बचपन से ही कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई कमी नहीं थी। अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, महंगी बाइक और पापा की लग्जरियस कार से घूमता रहा। शायद इसीलिए उन लोगों को नहीं समझ पाया जो रियल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि तुम। समीर के कहते ही सुप्रिया खामोश नजरों से उसे ही देखने लगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं, सुप्रिया ने आहिस्ते से कहा। तुमने अपने स्कूल की फीस पार्ट टाइम जॉब करके की है ना? स्कूल के बाद वहां रुककर स्टूडेंट ट्यूशन क्लासेस दिया करती थी ना? समीर ने सुप्रिया की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। सुप्रिया ने ये बात आज तक किसी से शेयर नहीं की थी। उसकी चाची के स्कूल के फीस न भरने पर वो ये काम करती थी। इसके बारे में उसने सिर्फ अपनी डायरी में ही लिखा था। आपने मेरी डायरी पढ़ ली है ना? उसने आंखों में आंसू लिए हुए ही कहा। देखो प्लीज बुरा मत मानना, और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा था ना, तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे पास महंगी किताबें हैं, बेस्ट कोचिंग है, जिससे पढ़ने वाले टीचर्स बहुत ही क्वालिफाइड हैं, तब तो मैं टॉप कर जाऊंगा। लेकिन पता है, मैं 2 साल एक भी पेपर नहीं निकाल पाया था, लगातार फेल होता रहा। समीर ने कहते हुए पानी पिया। तो फिर आपने क्या किया? सुप्रिया ने कहा। मैंने हकीकत को समझा और ख्वाबों की दुनिया से निकलकर ये समझा कि मुझे पैसों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से और अपनी सूझबूझ को काम लेना होगा। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। मैंने दिल्ली में एक रूम लिया और मेरा क्लासमेट विवान बना। हम दोनों ने बहुत मेहनत की और देखते ही देखते 3 सालों में पेपर क्लियर हो गया। समीर ने कहा। तो सुप्रिया अपनी डायरी की तरफ देखने लगी। लेकिन मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। कुछ भी करने से पहले परमिशन लेनी होती है, और वो मिलेगी भी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। आपको पता है, मैं 12 सालों के बाद इंदौर से कहीं बाहर निकल पा रही हूँ, और ये सब स्मिता दी की वजह से हुआ है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं चाची जी के अगेंस्ट भी जा सकूं। सुप्रिया ने अपनी डायरी को एक कोने में पटकते हुए कहा। समीर ने उसकी डायरी उठाई और सुप्रिया को देते हुए कहा। तो जाओ उनके अगेंस्ट, लड़ो उनकी कड़वी सोच से, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है, किसी के हुक्म पर जीने की नहीं। हमेशा याद रखना सुप्रिया, हमारे पास में एक ही जिंदगी है, तो जो भी करना है इसी में करना होगा। तुम आगे बढ़ के तो देखो, कई हाथ खुद ब खुद तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे। सुप्रिया को पहली बार ऐसा साथी मिला था जिसकी बातें सुनकर उसके अंतर्मन में बहुत सुकून मिल रहा था। उसका मन कर रहा था कि बस वो समीर को सुनाती ही जाए। समीर की बातों का असर भी उस पर काफी हो रहा था। उसने अपना मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो 51 साल के आदमी से शादी तो हरगिज ही नहीं करेगी। थैंक यू समीर जी, पहली बार एक ऐसा शख्स मिला है जिसने मेरे बारे में सोचते हुए बातें की हैं। सुप्रिया ने जैसे ही कहा, समीर कहते हुए रुक गया। कुछ पलों के लिए समीर और सुप्रिया एक दूसरे में खो गए कि तभी विवान ने दोनों के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। ओ भाई, कब जग गए तुम दोनों, हमारी सुबह तो अभी हुई है। अगला स्टेशन हरिद्वार है, वहीं से कुछ खाने के लिए ले लेंगे। उसके बाद तो देहरादून पहुंचते ही नंदिनी ने हमारे लिए एक बेहतरीन लंच तो करवा के ही रखवाया ही होगा, मीनू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सब देहरादून स्टेशन पहुंच चुके थे। नंदिनी ड्राइवर को सबको रिसीव करने के लिए पहले ही भेज चुकी थी। सब कार में बैठते हुए सीधे नंदिनी के घर पहुंचे। मौसम अभी भी बारिश का ही था। सब जैसे ही नंदिनी के घर पहुंचे हैरान रह गए। नंदिनी का घर किसी महल से कम नहीं था। आलीशान 3 मंजिले का मकान, वो भी माउंटेन फेसिंग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हे माय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम सब? और सुप्रिया तू, ओ माय गॉड, तू 10 क्लास के बाद हमें भूल ही गई थी ना? ना कॉल ना मिलना, सारे लिंक ही खत्म कर दिए। बड़ी मुश्किल से स्मिता दी का नंबर मिला तो तुझे यहाँ जबरदस्ती बुलाया है मैंने। भूल गई थी हम सबको, नंदिनी सबसे मिलते हुए बोली। भूली तो कुछ भी नहीं थी, बस कुछ मजबूरियां थीं जिसकी वजह से बंधी हुई थी, लेकिन आज किसी ने सारे बंधनों से निकलने का रास्ता दिखा दिया। सुप्रिया ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। समीर मन ही मन उसको सुन के मुस्कुराने लगा। ये सब विवान नोटिस कर रहा था, लेकिन उसने उस वक्त समीर को कुछ भी नहीं कहा। सब लोगों को नंदिनी ने अपना अपना कमरा दिखाया और सबके साथ लंच भी किया। सब इस कदर थके हुए थे कि कब रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला। सुप्रिया के सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी। वो अपने रूम से निकलकर नंदिनी को ढूंढने लगी ताकि उसे सिर दर्द की गोली ले सके। वो जैसे ही हॉल में आई तो देखा
कि सब साथ मिलकर हल्दी और मेहंदी के फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। विवान, मीनू, सोनू और नंदिनी सब बिजी थे। सुप्रिया को किसी को भी डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। वो जैसे ही अपने रूम में वापस जा रही थी कि तभी समीर की नज़र सुप्रिया पर गई और वह भागते हुए उसके पास आया। हे सुप्रिया, शुक्र है तुम टाइम पर उठ गई। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फंक्शन शुरू हो गया है। और कितनी थक गई थी कि इतनी देर तक सोती रह गई, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समीर जी, पता नहीं बहुत जोरों से सिर दर्द हो रहा है, इसलिए बाहर नहीं आई। आप सब एंजॉय करिए, वैसे भी कल शादी है, उसमें एंजॉय कर लूंगी, सुप्रिया कहकर जैसे ही जा रही थी कि तभी समीर ने उसे रोक दिया। कहीं बुखार तो नहीं है, दिखाओ जरा, समीर ने कहते हुए उसका माथा देखा। उसकी नज़र उसके हाथ पर लगे चोट पर गई। ये कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं है, वो खाना बनाते वक्त जल गया था, ठीक हो जाएगा, मुझे आदत है इन सब चीज़ों की, सुप्रिया कहते हुए अपने रूम में चली गई। सुप्रिया अपने रूम की खिड़की दरवाजे बंद करके लाइट्स ऑफ करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर के गाने की आवाज़ों से उसे नींद तो आना दूर, उसका सिर का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अचानक ही कोई उसका डोर नॉक करने लगा। उसने दरवाज़ा खोला तो एक महिला सामने खड़ी थी। जी आंटी, आप कौन? माफ़ करिएगा, मैंने पहचाना नहीं, सुप्रिया ने कहा। हाँ तो शादी ब्याह में ही तो मौका मिलता है जान पहचान बढ़ाने का। मैं नंदिनी की बुआ हूँ, बुआ जी ने कहा। ओह अच्छा, नमस्ते बुआ जी, सुप्रिया ने कहते हुए उनके पैर छू लिए। बेटा, अगर सिर में दर्द था तो बताना चाहिए था ना। चल मेरे साथ, तेरे सिर की सरसों के तेल से मालिश कर देती हूँ, एकदम ठीक हो जाएगा। बुआ जी ने सुप्रिया को नीचे बैठाया और खुद उसके पीछे चेयर पर बैठकर उसकी मालिश करने लगी। पर बुआ जी, आपको किसने बताया कि मेरे सर में दर्द है? सुप्रिया ने आश्चर्य से पूछा। वही आसमानी कुर्ते वाले लड़के ने, जो तुम सबके साथ आया है, बुआ जी कह रही थी कि सुप्रिया बोल पड़ी। समीर जी? हाँ समीर, उसे बड़ी फिक्र हो रही थी तेरी, उसी ने बताया और मुझे यहाँ भेजा। और हाँ बेटा, तेरे हाथों में जल गया था ना, उसने उसके लिए ऑइलमेंट भी भेजा है, लगा के ही सोना, बुआ जी ने कहा और उसके सिर की मालिश करने लगी। सुप्रिया मन ही मन समीर को दरवाजे से दूर से ही देखने लगी। समीर सबके साथ डांस करने में बिजी था। सुप्रिया हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा, कहीं गुदगुदी तो नहीं हो रही? बुआ जी ने हंसते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे बुआ जी, यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है ना, और यहाँ के लोग भी, वो भी कितने मिलनसार हैं। देहरादून छोटा है पर कितना सुकून है यहाँ, और एक हमारे बड़े शहर हैं, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है, सुप्रिया खिड़की के बाहर देखते हुए कही। हाँ बेटा जी, हम छोटे शहर के लोगों में ना एक दूसरे के लिए बड़ा लगाव होता है, किसी भी तरह की परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, इंसानियत तो हमेशा जगाए रखते हैं, बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। काश बुआ जी, इंसानियत शब्द का मतलब मेरी चाची जी भी समझ पाती, सुप्रिया मन ही मन कह रही थी। सिर की इतनी अच्छी मालिश करवाने के बाद सुप्रिया को बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद आ गई और उसका सिर का दर्द भी काफी कम हो चुका था। सारे फंक्शंस खत्म हो जाने के बाद समीर सुप्रिया के रूम के पास आकर उसका दरवाजा धीरे से खोलकर उसको एक नज़र देखा और फिर वहां से अपने रूम में आने लगा। तभी सामने विवान खड़ा मिला। क्यों भाई, बड़ा याराना लग रहा है सुप्रिया से, विवान ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस देखने गया था उसे, समीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा। ठीक तो मुझे तू नहीं लग रहा है, हो ना हो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, कहीं प्यार का चक्कर तो नहीं है, विवान ने हंसते हुए कहा। धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, चल अब चल के सोते हैं, बहुत रात हो गई है, समीर विवान को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। और उसके और सुप्रिया के बीच में कुछ नहीं है, पर उसके मन का एक कोना कह रहा था कि काश जो विवान कह रहा है वो सच हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह कोयल की मधुर आवाज सुप्रिया के कानों में गूंजी तो उसकी नींद खुल गई। वो अपने बिस्तर से उठते हुए खिड़की खोली। बारिश रुक चुकी थी और हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। बादलों के बीच में सूरज भी झांक रहा था, जिसकी किरणें ज्यादा गर्म महसूस नहीं हो रही थीं। नंदिनी का शादी का दिन था और उसके लिए सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। सुप्रिया ने ध्यान से देखा कि नंदिनी के चाचा जी ने समीर को भी काम पर लगा दिया था। उसे फलों की टोकरियां पकड़ाई हुई थीं, जो देखने में काफी भारी लग रही थीं। बेल्डन समीर जी, आपको भी आपका मनपसंद काम मिल ही गया, सुप्रिया खिड़की से समीर को हंसते हुए बोली। चिंता मत करो, तुम्हें भी बुआ जी से कहकर तुम्हारा मनपसंद काम पर लगवाता हूँ, पहले ये भारी भरकम टोकरी तो रखा हूँ, समीर ने मुंह बनाते हुए कहा।
हाँ हाँ बिल्कुल, शादी का घर है, मैं हाथ लगा ही दूंगी। सुप्रिया फिर से हंसते हुए अंदर आकर वॉशरूम चली गई। फ्रेश होने के बाद सुप्रिया जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। बुआ जी उसको आवाज लगाने लगी तो सुप्रिया बिना बाल सुखाए ही रूम से बाहर चली गई। बुआ जी उसे किचन में बुला रही थी। सुप्रिया दौड़ते हुए किचन में आई। क्या हुआ बुआ जी? सुप्रिया ने कहा। अरे बेटा, ये हमारा हलवाई पता नहीं चीनी का डिब्बा कहाँ रख दिया। प्रसाद के लिए लड्डू बनाने हैं, सुबह के पूजा के लिए। पंडित जी कभी भी आते होंगे, ऊपर से शाम को शादी भी है। कितने काम हैं, जरा डब्बा ढूंढने में मेरी मदद कर दो ना। बुआ जी बेसन बाउल में निकालते हुए बोली। बुआ जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी हलवाई से चीनी लाकर आती हूँ और मैं ही लड्डू भी बना दूंगी, बिल्कुल इंदौरी स्टाइल में। आप जाकर नंदिनी की मम्मी जी के साथ पूजा की तैयारियां देखिए। सुप्रिया ने बेसन का बॉल अपनी तरफ खींचते हुए कहा। बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम। चलो ठीक है, जब बन जाए तो मुझे बता देना और कुछ जरूरत पड़े तो बताना। बुआ जी कहते हुए वहां से चली गईं। सुप्रिया घर के पीछे की तरफ हलवाई के पास गई और चीनी लेकर जैसे ही वापस आ रही थी तभी वो समीर से टकरा गई। समीर के हाथ में फूलों की माला थी और वो सीधे सुप्रिया के ऊपर जा गिरी और सुप्रिया के गीले वाल सीधे समीर के चेहरे पर लड़ पड़े। क्या समीर जी, ध्यान कहाँ है आपका? अभी सारी चीनी गिर जाती मेरी। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, वो देखा ही नहीं, समीर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला। कोई बात नहीं, वैसे थैंक यू। मैं जानती हूँ कल बुआ जी को आपने ही भेजा था। अब मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक है, सुप्रिया ने कहा तो समीर ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। समीर पूरा मॉडर्न था लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रिया की सादगी उसे भा रही थी। वो उसकी तरफ खिंचा सा चला जा रहा था। सुप्रिया जल्दी से किचन में आई और लड्डू बनाने लगी। समीर एक कोने में दरवाजे पर खड़े उसे ही देख रहा था। सुप्रिया के भीगे हुए बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे जिसकी वजह से वो परेशान हो रही थी। समीर एकदम से किचन के अंदर आया और कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारे बालों को ठीक कर दूं? नहीं, वो अभी गीले हैं ना, इसलिए एक बार सूख जाएंगे तो बांध लूंगी। सुप्रिया ने बेसन का पेस्ट बनाते हुए कहा। पर तुम्हें परेशानी हो रही है, समीर ने भोलेपन से कहा। जिस मासूमियत से समीर ने कहा तो सुप्रिया भी मना नहीं कर पाई। उसने कहा, अच्छा ठीक है, कर दीजिए। समीर ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा। अगर तुम्हें और कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। हाँ, हेल्प तो चाहिए। एक काम करिए, कढ़ाई में तेल गरम करिए और एक तरफ एक तार की चाशनी बनाइए और जल्दी से ये बूंदी छानते जाइए। सुप्रिया ने इतना जल्दी में बोला कि समीर घबरा गया। सुप्रिया, ये सब तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो किचन में शायद ही कभी गया होऊंगा, हमारा शेफ ही सारा खाना बनाता है। समीर फिर से उतने ही भोलेपन से बोला। समीर जी, मैं मजाक कर रही थी, आपसे बूंदी नहीं छनवाऊंगी, इसलिए आप चिंता मत करिए। सुप्रिया ने हंसते हुए कहा। चलो अच्छा है, बच गया मैं। जरा नंदिनी के चाचा जी को देख कर आता हूँ, कहीं कुछ काम होगा तो। समीर भागते हुए बाहर गया। सुप्रिया ने हंसते हुए मन में कहा, समीर जी, आप में ना एक बच्चा छुपा हुआ है, बहुत क्यूट हैं आप। दोपहर में पंडित जी आ चुके थे। उन्होंने पूजा करवाई और सुप्रिया के ही बनाए हुए लड्डुओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया। पूजा खत्म होने के बाद जब सबको वो लड्डू दिए गए तो सबको वो बहुत ही पसंद आए। वह क्या लाजवाब स्वाद है, किसने बनाया है ये? नंदिनी की माँ सरिता जी ने कहा। सुप्रिया ने, आंटी जी, वो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, मैंने टेस्ट किया है। समीर कहते हुए रुक गया। सुप्रिया समीर की तरफ इशारा करके नामे सिर हिला रही थी। तूने कब सुप्रिया के बनाए हुए लड्डू टेस्ट किए हैं भाई? बेबान ने शरारत से कहा। बेचारा समीर फंस गया। अब कैसे बताता कि वो सुप्रिया से पहले ही मिल चुका है, वो भी रिश्ता दिखाने के सिलसिले में। मेरा मतलब मैंने टेस्ट किए हैं, इंदौरी लड्डू स्वाद में काफी अच्छे होते हैं, समीर ने बात घुमाते हुए कहा। हाँ, टेस्टी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सब बिजी हो गए। शाम को शादी थी तो ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था। सुप्रिया अपने रूम में आई तो देखा मीनू और सोनू वहीं थीं। वो उसके बैग में रखा हुआ कुर्ता और जीन्स को देख रही थीं। सुप्रिया जैसे ही अंदर आई वो दोनों से खींचते हुए सोफे पर बैठा दिया। कितना सुंदर है ये सुप्रिया, किसने दिया? सोनू ने कुर्ता हाथ में लेते हुए कहा। स्मिता दीदी ने, मेरी कजिन है, सुप्रिया ने कहा। तो पहना क्यों नहीं, कितनी सुंदर लगेगी तू इसमें। एक काम कर, हम तो देहरादून मार्केट घूम आए, अगर तुझे मौका मिले तो तू भी जाना और यही पहन के जाना, मीनू ने कहा। लेकिन मैंने सूट के अलावा कुछ भी नहीं पहना, वो तो उन्होंने जबरदस्ती दे दिया था, सुप्रिया ने कहा। अरे तो अब ट्राई करना, ट्रस्ट मी, बहुत ही सुंदर लगेगी, मीनू ने कहा। तो सोनू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वो तीनों बात कर रही थी कि इतने में नंदिनी के रूम से उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी।
तीनों उसके रूम में गईं। क्या हुआ नंदिनी, क्यों चिल्लाई? सुप्रिया ने घबराते हुए कहा। यार देखना, मेरा लहंगा फिट नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूंगी? मेकअप वाली भी आने वाली होगी, टेलर के पास जाकर फिट करवाने का टाइम भी नहीं है। नंदिनी कहते हुए पूरी तरह से परेशान हो गई। बस इतनी सी बात, मैं चली जाती हूँ ना, सुप्रिया ने कहा, और इसी बहाने वो कुर्ता और जीन्स भी ट्राई करने का मौका मिल जाएगा तुझे, मीनू ने फुसफुसाते हुए सुप्रिया के कान में कहा। क्या तुम दोनों भी चुप करो, सुप्रिया ने भी फुसफुसाते हुए कहा। पर तुझे भी तो तैयार होना होगा, कैसे जाएगी? अब सब कुछ खत्म, नंदिनी ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। परेशान मत होना, और वैसे भी मैं थोड़े ही दुल्हन हूँ कि लेट तैयार होकर आऊंगी तो मेरा दूल्हा भाग जाएगा, मैं चली जाऊंगी, सुप्रिया ने कहा। थैंक्स यार, बाहर ना रामू भैया होंगे, हमारे ड्राइवर हैं, वो जानते हैं टेलर को, तो उनके साथ कार से चली जा, कहना मैंने कहा है, नंदिनी ने सुप्रिया को गले से लगाते हुए कहा। सुप्रिया अपने कमरे में जल्दी से आई और ड्रेस बदलने के लिए बैग में से दूसरा सूट निकाला कि तभी उसका ध्यान सामने रखे कुर्ते पर गया। कुर्ता था तो वाकई में बहुत सुंदर। मीनू और सोनू तो उसे वो पहनने के लिए बोल ही रही थी। साथ ही उसे समीर की भी कही बात याद आ गई। हमारे पास एक ही जिंदगी है और जो भी करना है इसी जिंदगी में करना होगा। सुप्रिया ने कुर्ता और जीन्स लिया और वॉशरूम में बदलने चली गई। जब वो बदलकर वॉशरूम से बाहर आई तो खुद ही को देखकर हैरान रह गई। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने अपने आप को शायद ही कभी इस रूप में देखा हो। पिंक कुर्ता ब्लैक जीन्स में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो खुद को ही शीशे में देखते हुए मुस्कुराने लगी। सुप्रिया तेज कदमों से लहंगा लेते हुए घर के पार्किंग एरिया में आई तो देखा कि वहां कोई भी कार मौजूद नहीं थी। उसने नंदिनी के चाचा जी को देखते हुए आवाज लगाई। हाँ बेटा, क्या हुआ? नंदिनी के चाचा जी ने सुप्रिया के पास आते हुए कहा। रामू भैया कहाँ हैं? लहंगा फिटिंग करवाना है, नंदिनी का, सुप्रिया ने लहंगा दिखाते हुए कहा। ओहो, ड्राइवर तो एक मेहमान को रिसीव करने गया है। हाँ, बाइक खाली है, रुको मैं समीर को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ, चाचा जी ने कहते हुए समीर को कॉल लगा दिया। समीर बाहर आया तो चाचा जी ने उसे सुप्रिया के साथ जाने को कहा। समीर ने सुप्रिया को देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि बाकी दिनों से अलग जो लग रही थी वो। कुर्ता और जीन्स जो पहना हुआ था उसने। चाचा जी, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी, खामखा परेशान क्यों कर रहे हैं? सुप्रिया ने कहा तो समीर कह पड़ा, परेशानी की कोई बात नहीं है इसमें, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, सही कह रहा है समीर, वैसे भी यहाँ की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, ज्यादा हुई तो रिक्शा आसानी से नहीं मिलेगा। टेलर से दुकान फेमस है, मेन मार्केट में है, एंटर करते ही मिल जाएगा। चाचा जी मुस्कुराते हुए समीर को बैग की चाबी देते हुए बोले। समीर बैग स्टार्ट करके मेन गेट पर लाया। सुप्रिया को संकोच हो रहा था और डर भी लग रहा था। अरे बैठो, देर हो रहा है, क्या सोचने लगी? समीर ने इशारा करते हुए पूछा। आपको बाइक तो चलानी आती है ना? सुप्रिया के कहते ही समीर उसे देखता ही रह गया। आर यू किडिंग विद मी? मैं बहुत अच्छी बाइक चलाता हूँ, तुम मुझे जज कर रही हो? समीर ने कहा तो सुप्रिया शांत हो गई। नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ना कभी बाइक पर बैठी नहीं, इसीलिए प्लीज थोड़ा आराम से चलाइएगा, सुप्रिया ने सिर झुकाए हुए कहा। तुम चिंता मत करो, बैठो और दोनों हाथों से मेरे कंधे को कसकर पकड़ लो। समीर के कहने पर सुप्रिया ने वैसा ही किया। धीरे धीरे समीर ड्राइविंग करते हुए सुप्रिया को मेन मार्केट में ले आया। सुप्रिया समीर के साथ काफी कंफर्टेबल थी। समीर ने बाइक पार्क की और साइड में लगा दी। दोनों टेलर के पास आए। भैया, नंदिनी का लहंगा है, प्लीज जल्दी फिटिंग करिए, अगले 4 घंटों में शादी है, सुप्रिया ने लहंगा देते हुए कहा। टेलर ने लहंगा को पूरी तरह से देखा और कहा, दीदी जी, आधा घंटा तो लगेगा इसे ठीक करने में। आधा घंटा? बाप रे, सुप्रिया ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। डोंट वरी, लेट्स हैव ए कॉफी, तब तक ये फिटिंग का काम भी हो जाएगा, समीर ने सामने कैफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम वैसे चाय भी चल सकती है, गर्मा गर्म समोसे के साथ, सुप्रिया ने टी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। समीर हंसने लगा। जो हुक्म मैडम। दोनों बेंच पर बैठे चाय और समोसे के मजे लेने लगे और उसी बीच उन्होंने एक दूसरे से इतनी बातें की जिसकी कोई सीमा ही ना थी। आधा घंटा तो दूर, अब 1 घंटा होने को आया था। किसी के आसपास न होने के कारण वो दोनों काफी खुलकर बातें कर रहे थे। सामने से टेलर खुद ही चलकर उन दोनों के पास आ गया। दीदी जी, 1 घंटा हो गया है, कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, हो गया है लहंगा फिट? ओ सॉरी भैया, ध्यान नहीं दिया, सुप्रिया ने कहा तो समीर ने तुरंत उसके आगे कहा, आपके शहर के चाय और समोसों में कहीं खो गए थे। सच्ची मोहब्बत का एहसास जब होता है तो पूरी दुनिया
खुशनुमा लगने लगती है। सुप्रिया को सीधी सादी मॉडर्न सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल में फिट न होने वाली लड़की जो समीर समझ रहा था, उसे उसी लड़की से अब प्यार हो चला था। समीर समझ चुका था कि उसने सुप्रिया को पहचानने में गलती कर दी थी। उसे समझ में आ गया था सुप्रिया हर तरह से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए एक परफेक्ट लड़की है। लेकिन जनाब, मोहब्बत को बयान करना इतना आसान कहाँ होता है। और इसी वजह से समीर घबरा रहा था। समीर अपने रूम में बैठे हुए सोच ही रहा था कि इतने में उसकी माँ नेहा जी का कॉल आ गया। नेहा जी, समीर ये सब क्या है? तू तो वहाँ मजे कर रहा है अपनी दोस्त की शादी में और परेशान हम हो रहे हैं यहाँ। समीर, पर हुआ क्या है माँ? नेहा जी, सुप्रिया के घर वालों को कुछ तो जवाब देना होगा ना। सुप्रिया के जीजा सुरेश का कॉल आया था। उन्होंने सीधा सीधा तो नहीं कहा, लेकिन जानना तो चाहते होंगे ना कि हमारी तरफ से हाँ है कि नहीं। मुझे तो लड़की पसंद है, पर अब जब तुझे नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। समीर कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर सोचा कि यही सबसे सही तरीका होगा, क्योंकि अब वो सुप्रिया को लेकर श्योर हो चुका था। नेहा जी, कहाँ चला गया समीर? फोन पर है कि नहीं? समीर, माँ मेरी हाँ है, मैं सुप्रिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेहा जी ये बात समीर के मुंह से सुनकर मानो खुशी से झूम उठी थी। नेहा जी, शुक्र है तुझे समझ में तो आया कि सुप्रिया तेरे लायक है, बहुत अच्छी लड़की है। बेटा तू खुश रहेगा उसके साथ, सही फैसला लिया है तूने। समीर, हाँ माँ, बस ये फैसला लेने में थोड़ी देर हो गई, पर कोई नहीं। नेहा जी, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, रिश्ता आगे बढ़ाने की बाद में बात करते हैं। समीर मोबाइल टेबल पर रखते हुए बालकनी पर आ गया। सामने सुप्रिया, नंदिनी, सोनू, मीनू और बाकी घर वालों के सदस्यों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। उसने थोड़े ही दिनों में सबको अपना सा बना लिया था और बुआ जी के तो चहेती हो चुकी थी सुप्रिया। ये सफर खत्म होने से पहले मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में सब सच बता दूंगा सुप्रिया, क्योंकि मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा है। समीर ने अपने मन में ही कहा। रात हो चुकी थी, शादी का समय हो रहा था। नंदिनी और उसका होने वाला दूल्हा संदीप मंडप में बैठे हुए थे। थोड़ी देर पंडित जी के मंत्र चलने के बाद देखते ही देखते अग्नि के सामने वो दोनों साथ फेरे लेने लगे। सब उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। ये एहसास कितना खास होता होगा ना, जब आप अपने चुने हुए जीवन साथी के साथ शादी कर रहे होते हैं। सुप्रिया ने नंदिनी और संदीप को देखते हुए कहा। तुम अपने जीवन साथी में क्या देखोगी सुप्रिया? समीर ने कहा। तो सुप्रिया शांत हो गई। मुझे शादी थोड़े ही करनी है, सुप्रिया ने थोड़ा उदास होकर कहा। लेकिन एक ना एक दिन तो करोगी ही, बताओ ना, समीर ने इस बार थोड़ा जिद करते हुए कहा। सुप्रिया को न जाने क्यों समीर की बातों से गुस्सा आ गया। उसने समीर को घूरा और वहां से जाने लगी। समीर को कुछ समझ में नहीं आया और वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा। वो दोनों घर के बाहर मेन रोड पर आ गए। दूर दूर तक कोई नहीं था, सब अंदर थे। क्या हुआ सुप्रिया, तुम नाराज क्यों हो रही हो? समीर ने कहा तो सुप्रिया मुड़कर उसे देखने लगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे ना किसी से शादी नहीं करनी है, नहीं चाहिए मुझे कोई जीवन साथी। सुप्रिया के कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अपनी चाची से मत डरो, मैं तुम्हारा साथ। समीर जैसे ही आगे अपनी फीलिंग्स कहने वाला था कि इतने में सुप्रिया का मोबाइल रिंग होने लगा। सुप्रिया ने खुद को संभाला और कॉल उठाया। कॉल स्मिता का था। सुप्रिया, समीर के पापा का फोन आया था। समीर की तरफ से हाँ है, स्मिता के मुंह से ये सुनते ही सुप्रिया चौंक गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समीर जी, आपने शादी के लिए हाँ कर दी? किससे पूछकर? मुझे लगा था पहली बार मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, उसने भी मुझसे झूठ बोला। सुप्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पहले मैं तुम्हारे लिए श्योर नहीं था, पर अब मैं हूँ। मेरा इरादा गलत नहीं है सुप्रिया, समीर ने समझाने की कोशिश की। समीर जी, ये प्यार नहीं, मेरे लिए आपके मन में दया है और मुझे किसी की दया पर नहीं जीना है। सुप्रिया ने रोते हुए कहा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हुआ है सुप्रिया, कोई दया नहीं है। समीर ने आहिस्ता से कहा। प्यार करते हैं मुझसे, जानते भी हैं मेरे बारे में, जानते हैं आप मेरे काले सच के बारे में। अरे जानेंगे तो आप क्या, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। सुप्रिया ने समीर का कॉलर पकड़ते हुए कहा और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। समीर ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए फुटपाथ पर बने बेंच पर बैठ गया। सुप्रिया, जो मन में है वो कहो। समीर जी, जब पापा मम्मी मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो शुरू शुरू में चाचा जी और चाची जी मुझे बहुत प्यार से रखते थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा था। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपना असली चेहरा मुझे दिखा दिया।
ताने सुनना, बिना गलती के डांट खाना, हर वक्त जलील होना, इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने ये ज़िंदगी छोड़ने का मन बना लिया था। मैं एक दिन रात में निकलकर डैम की तरफ जाकर नदी में कूद गई थी, लेकिन हमारे जान-पहचान वाले अंकल ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे किसी तरह से बचा लिया। मैं तो मरने में भी फ़ेल हो गई। अगले दिन जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे पेट की तरफ बहुत ही गंभीर चोट लगी हुई थी। पता चला कि इस चोट के कारण अब मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। सुप्रिया ने अतीत के पन्ने खोलते हुए कहा। क्या? समीर हैरान था। हाँ समीर जी, मैं एक अनाथ तो थी ही, और उस हादसे के बाद मैं पूरी तरह से ही अनाथ हो गई। चाची जी मुझे ही कोसती हैं, मुझे ही अपशकुनी, अभाग्य, न जाने क्या क्या कहती हैं। आज भी वो ताने मुझे चुभते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आपको लगता है कि मैं किसी से शादी कर पाऊंगी या मुझसे कोई शादी करेगा? अरे अब तो आप भी नहीं कर पाएंगे, सुप्रिया कहते हुए घर के अंदर गई और अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। समीर वहीं खड़े नीचे से उसके रूम की तरफ देख रहा था। सुप्रिया की जिंदगी में बहुत दर्द था, लेकिन उसने कुछ ऐसा भी फेस किया होगा, ये तो समीर ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह हो चुकी थी और नंदिनी की विदाई का भी समय हो चला था। सब घर वालों की आंखों में आंसू थे, सुप्रिया की आंखों में भी आंसू थे। नंदिनी के जाने के कारण और उसके खुद के दुख के भी कारण एक कोने में खड़ा समीर सुप्रिया को ही देख रहा था। वो अच्छी तरीके से महसूस कर रहा था कि इस वक्त सुप्रिया पर क्या बीत रही थी। थोड़ी देर बाद नंदिनी घर से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद इतने दिनों से शोर शराबे वाला घर सन्नाटे से छा चुका था। दोपहर तक सारे मेहमान भी जा चुके थे। अब बस कुछ ही मेहमान रह गए थे। सुप्रिया, समीर, विवान और मीनू, सोनू भी कुछ ही देर में निकलने वाले थे। बुआ जी सुप्रिया के रूम में आई और उसके बैग में एक मिठाई का डब्बा और बहुत ही खूबसूरत साड़ी डाल दी। अरे इसकी क्या जरूरत थी बुआ जी? सुप्रिया ने बैग पैक करते हुए कहा। क्यों, साड़ी नहीं पहनती क्या बेटा? बुआ जी ने बैठते हुए कहा। नहीं, ज्यादातर तो सूट ही डालती हूँ, सुप्रिया ने जवाब दिया। तो आदत डाल ले, शादी के बाद तो साड़ी सब लड़कियां पहनती ही हैं, बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तो कभी नहीं हो सकता बुआ जी, सुप्रिया ने मन ही मन में कहा। बेटा सदा खुश रहो, भगवान करे तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ तुम हमेशा खुश रहो, बुआ जी ने सुप्रिया को आशीर्वाद देते हुए कहा। चलती हूँ बुआ जी, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे याद आएगी आप सबकी, सुप्रिया गले लगते हुए उनसे अलविदा ले ली और बाहर आकर टैक्सी में बैठ गई। कुछ ही देर में सब ट्रेन में चढ़ चुके थे। ट्रेन देहरादून स्टेशन बहुत पीछे ही छोड़ चुकी थी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। समीर की नजरें सुप्रिया पर ही थीं, पर सुप्रिया की नजरें खिड़की के बाहर ही टिकी हुई थीं। उसने एक बार भी पलटकर समीर की तरफ नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद जब समीर सुप्रिया से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, तो सुप्रिया ने तुरंत ही पीछे हटते हुए कहा। समीर जी आप चिंता मत करिए, मैं इस रिश्ते के लिए खुद से ही ना कह दूंगी। सुप्रिया उठकर ऊपर वाले बर्थ पर जाकर सो गई। देखते देखते ही रात भी हो गई और अगला दिन एक नए सूरज के साथ शुरू हो गया। ट्रेन समय से उज्जैन जंक्शन पर आ चुकी थी। सुप्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पर्सनल डायरी उसके बगल में पड़ी हुई है। उसने उसे उठाया तो उसमें से पेन निकलकर गिर गया। उसने डायरी खोली और उसका ध्यान आखिरी पन्ने पर एक अनजान लिखावट पर गया। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। सुप्रिया, मुझे नहीं पता था कि इस एक सफर में मुझे मेरा हमसफर मिल जाएगा। सादगी से जिंदगी जीना किसे कहते हैं, ये मैंने तुमसे सीखा है। गम में भी खुशियों के पल चुरा कर हंस लेना, ये मैंने तुमसे सीखा है। किसी को भी चंद पलों में अपना बना लेना, ये मैंने तुमसे सीखा है। भले ही हमारी पहचान सिर्फ इन 5 दिनों की थी, लेकिन इन 5 दिनों में ही मैंने तुम्हें अच्छे से जान लिया है। इस जिंदगी में प्रॉब्लम की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है हर एक प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन के साथ आता है। मुझे पता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन इसे शादी का क्या लेना देना है? माँ न बन पाना शादी न करने का टैग थोड़ी ही है। जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या वो एक ही घर के होते हैं? नहीं ना, लेकिन शादी के बाद वो दोनों पति पत्नी बनते हैं और उनमें कितना अटूट रिश्ता बन जाता है। उसी तरह जिनके बच्चे नहीं होते तो क्या वो बच्चे गोद नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही सफर खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये साथ काफी लंबा चलने वाला है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, बस अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। भले ही तुम्हारा जवाब ना हो या हाँ हो,
प्लीज मुझे सामने से आकर बताना। तुम्हारे घर के पास वाले कैफे में कल ठीक शाम 6 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, समीर। सुप्रिया ने जल्दी से नीचे वाली सीट पर देखा। समीर वहां पर नहीं था। वो नीचे उतरकर तेज कदमों से स्टेशन के बाहर देखने लगी। समीर वहां भी नहीं दिख रहा था। वो अंदर आते ही विवान को उठाने लगी। समीर जी कहाँ है विवान? सुप्रिया ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। अरे वो उज्जैन उतर गया है, कह रहा था कि कुछ काम है तो कल ही आएगा इंदौर, विवान ने कहा और चादर तान कर सो गया। सुप्रिया ने वहीं बैठे हुए डायरी के पन्ने को अपने होठों से चूम लिया। उसकी आंखों में अब बस समीर से मिलने की चमक थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़का इतनी बड़ी बात को एक्सेप्ट भी कर सकता है। स्मिता और सुरेश सुप्रिया को रिसीव करने इंदौर स्टेशन पर आए हुए थे। सुप्रिया अपना सामान लेते हुए सीधे कार में आ गई। सुप्रिया, हमें सीधे माँ के घर जाना होगा, वहाँ वकील आए हुए हैं, स्मिता ने कहा। जी, सुप्रिया ने कहा। सुरेश जी के साथ सब घर पर पहुंचे। सुप्रिया जैसे ही अंदर आ रही थी कि तभी अमृता जी उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। ऐ लड़की, ध्यान से सुन ले मेरी बात, वकील के सामने जरा ठीक से बात करना, उन्हें अगर तूने कुछ बताया ना तो। अमृता जी कह ही रही थी कि सुप्रिया ने रोक दिया। तो क्या ताना देंगी या फिर मेरे घर से बाहर जाना बंद करवा देंगी? वकील अंकल को मैंने ही बुलवाया है, मुझे उनसे बात करनी है, इसलिए जरा साइड हटिए और मुझे उनसे बात करने दीजिए, सुप्रिया ने गुस्से से कहा। ये अचानक ये मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती है? अमृता जी मन में ही सोचने लगी। सुप्रिया अंदर आई और वकील जी के पास बैठते हुए बोली, अंकल सब तैयार है ना? हाँ बेटा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये घर सुप्रिया के पिता का था, तो उनके जाने के बाद ये घर और प्रॉपर्टी सुप्रिया की है, इसलिए सुप्रिया ने ये डिसाइड किया है कि इस घर को 2 हिस्से में बांटा जाएगा। एक हिस्सा रघुवेंद्र जी के परिवार को जाता है और बाकी का हिस्सा सुप्रिया अपने पास रखेगी। वकील ने डॉक्यूमेंट्स पढ़ के सुनाए जो कि सुप्रिया ने ही बनाने को कहे थे। अमृता जी के साथ साथ सब हैरान रह गए। सुप्रिया के आत्मविश्वास को देखकर अमृता जी को समझ में आ गया था कि अब वो उस पर कोई भी हुक्म नहीं चला सकती हैं। स्मिता और सुरेश जी तो सुप्रिया में ये बदलाव देखकर काफी खुश थे। सुप्रिया अमृता जी के सामने आई और बोली, मैं चाहती चाची जी तो आपको और आपके पूरे परिवार के साथ इस घर से बेदखल कर सकती थी, लेकिन मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे नहीं थे, इसलिए मैं ऐसा पाप कभी कर ही नहीं सकती थी। आज से और अभी से मुझसे आपके सारे रिश्ते और नाते खत्म होते हैं। अब मैं किसी की भी हुकूमत नहीं सुनूंगी, क्योंकि किसी ने मुझे समझाया है कि ये जिंदगी मेरी है। देखा माँ, आप सबने इतना अत्याचार किया सुप्रिया पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने ही पापा के घर में आप सबको जगह दी, स्मिता ने समझाते हुए कहा। सुप्रिया ने अपना बैग एक कोने में रखा और अपने हिस्से वाले घर को ठीक वैसे ही सजाया जैसे उसकी माँ सजाया करती थी। आज खुद के लिए फैसला लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दिन बीत चुका था और अगले दिन की पहली किरण के साथ सुप्रिया मुस्कुराते हुए उठी। उसने खिड़की खोली और सामने से आती धूप को महसूस किया। फिर टेबल पर आई और अपने माँ पापा की फोटो को देखकर हाथ जोड़े और मन में उनसे कहा, माँ पापा, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ और वो है मेरी शादी का। समीर जी बहुत अच्छे हैं, आज मैं भी कह दूंगी उनसे अपने दिल की बात, हिम्मत दीजिएगा मुझे। शाम होते ही सुप्रिया तैयार होने लगी। उसने सफेद कलर का सूट डाला हुआ था जिसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से रिक्शा लेते हुए ठीक 6 बजे कैफे पहुंची जहां समीर ने आने के लिए कहा था। उसने बाहर एक फ्लावर शॉप से एक गुलाबों का गुलदस्ता लिया और सीधे अंदर चली गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन समीर कहीं दिख ही नहीं रहा था। मुझे ढूंढ रही हो? पीछे से किसी ने सुप्रिया का कंधा थपथपाते हुए कहा। सुप्रिया पलटी और समीर को देखकर भावुक हो गई। उसकी सांसें इतनी तेज चलने लगीं कि मानो उसका दिल ही निकलकर बाहर आ जाएगा। समीर सुप्रिया के साथ कॉर्नर टेबल पर बैठा और 2 कॉफी ऑर्डर किए। सुप्रिया, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? मैं अनाथ हूँ, मैं आपकी जितनी हाईली क्वालिफाइड नहीं हूँ। ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? सुप्रिया ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। इसका जवाब तो मैंने तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। तुम बताओ, तुमने मुझे क्या क्वालिटी देखी कि मेरे एक कहने पर यहाँ आ गई? समीर ने सुप्रिया के आंसू पोंछते हुए कहा। आपका मुझ पर विश्वास,
आपका मुझसे प्यार, आपका सच्चा दिल, जिसने मुझे लोगों पर फिर से भरोसा करना सिखाया। आई लव यू समीर, आई रियली लव यू। मैं भी आपके साथ अपनी आगे आने वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ, सुप्रिया ने गुलाब का गुलदस्ता समीर को देते हुए कहा। आई ऑल्सो लव यू सुप्रिया, यू आर द वन स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक पति के साथ एक दोस्त भी बन के रहूंगा, समीर ने कहा। तो सुप्रिया के आंसू और बह निकले। सुप्रिया उठी और समीर के गले से लग गई। समीर ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। समीर ने धीरे से उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, हम शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और मैंने तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। तुम अच्छे से अपना ग्रेजुएशन खत्म करो, फिर तुम्हें जॉब करनी है तो जॉब करना, या फिर बिजनेस करना हो तो वो करना। बस खाना अपने हाथों का ही खिलाना, क्योंकि वो क्या है ना, तुम्हारे स्वादिष्ट खाने का टेस्ट जो लग गया है मुझे, वो तो आप नहीं भी कहते ना तो भी मैं करती। इस एक सफ़र ने मुझे एक ऐसा हम सफ़र दिला दिया जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। समीर जी, मुझे मुझसे मिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, सुप्रिया ने समीर के गालों को चूमते हुए कहा। समीर और सुप्रिया के रिश्ते की प्यार की महक चारों तरफ बिखरने लगी थी। दिल दिल से मिल चुके थे और सांसों की गहराइयों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा हमेशा के लिए उतर चुका था। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।